कोई क्वेश्चन? मीन्स L2 एक है, एक L1 है, एक टेम्परेचर गिवन है, दूसरा टेम्परेचर हमें कैलकुलेट करना है। आयरन है, आयरन के लिए तुम्हें अल्फा की वैल्यू गिवन होगा। यहाँ पर जो नॉर्मली जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन होता है ना, उसमें टेबल दिया होता है और टेबल से तुम यूज करोगे। हमने लास्ट क्लास में कराया था डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल इंटू डेल्टा टी, मीन्स L2 इज इक्वल टू L1 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो L2 तुम लोगे, तुम्हें जो दो डायमीटर गिवन है, L2 की वैल्यू हमारा है 2.4 5.243, L1 इज 5.231। अल्फा की वैल्यू तुम टेबल से यूज करोगे, ठीक है। और टेम्परेचर डिफरेंस हमें चाहिए, तो एक 27 डिग्री है, दूसरा टेम्परेचर हमें कैलकुलेट करना है। मतलब T1 हमें इनिशियल टेम्परेचर गिवन है और आफ्टर मतलब फाइनल टेम्परेचर हमें T2 के वैल्यू कैलकुलेट करना है। हो जाएगा सॉल्व क्वेश्चन? सर आपने हेलो, क्वेश्चन व्हाट्सएप पे भेज दिया है क्या? हाँ ठीक है सर। मैंने तो नहीं, अब पहुंचा नहीं है। सर मिल गया, सर मिल गया। तो जो डायमीटर है, जो दोनों डायमीटर, उसमें एक D1 एक D2, हमें जो गिवन है, द डायमीटर ऑफ द रिम एंड द आयरन रिंग आर 5.243 एंड 5.231। दो डायमीटर गिवन है, T1 गिवन है, अल्फा तुम टेबल से यूज करोगे। तभी तुम देखो इस क्वेश्चन में अल्फा नहीं दिया है, हमें टेम्परेचर पूछ रहा है। वैसे नॉर्मली जो एग्जाम होगा ना, तो उसमें अल्फा की वैल्यू गिवन होगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसलिए एनसीईआरटी में एक ही जगह टेबल में दिया होता है। तो हमें ये हम एग्जाम्पल 9 जो ले रहे हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, L2 इज इक्वल टू 5.243 मीटर, L1 this is equal to 5.231 मीटर, अल्फा की वैल्यू 1.2 10⁻⁵, T1 हमें गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, हमें T2 की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो L2 इज इक्वल टू L1 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। L2 गिवन है 5.243, L1 इज 5.231, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 1.2 into 10⁻⁻5, T2 minus T1 is 27। आ जाएगा? हो जाएगा सॉल्व? यस सर। आगे बढ़ें, फटाफट इस चैप्टर को निकालना है हमें। यस सर। नेक्स्ट हम आ जाएं, अब हम आएंगे, एक टर्म होता है, सुना भी होगा तुमने, स्पेसिफिक हीट, सुना है? यस यस सर। स्पेसिफिक हीट, और इसी को हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 gram substance by 1 डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम सब्सटेंस को 1 डिग्री टेम्परेचर रेज करने में जो हीट सप्लाई होगी, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। मींस डेल क्यू को हीट से हम डिनोट करते हैं। किस पर डिपेंडेंट है हीट सप्लाइड? क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस and the temperature difference. The del Q directly proportional to M, where M is the mass quantity, and del Q directly proportional to difference in temperature. अगर तुम दोनों को combine कर लो, तो del Q directly proportional to M into delta T. Del Q is equal to MC into delta T, where C this is called specific heat. इसी में एक टर्म आता है मोलर स्पेसिफिक हीट। amount of
heat required to raise the temperature of 1 gram, 1 mole substance by 1 degree Celsius. 1 mole को, तभी उसको मोलर स्पेसिफिक हीट. Del Q directly proportional to N, where N denotes the number of moles, and del Q directly proportional to difference in temperature. अगर हम दोनों को कंबाइन कर ले तो del Q is equal to N big C. This is called molar specific heat. Delta T is the difference in temperature. Where C, this is called molar specific heat. आगे बढ़ें. हेलो, ये सब सिंपल डेफिनेशन है, फटाफट बोलते चलो, आगे बढ़ते चले, इससे में टाइम नहीं लगाओ ज्यादा. यस सर. नेक्स्ट, स्पेसिफिक हीट 2 टाइप की होती हैं. वन इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और एक होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. स्पेसिफिक हीट, वन इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट pressure, and second is a specific heat at constant volume. Constant pressure, इसका हम डेफिनेशन क्या लेंगे? Amount of heat required to raise the temperature of 1 mole, 1 gram substance by 1 degree Celsius when the pressure is constant. तो यहां हम लिखेंगे del Q is equal to M. C is a specific heat at constant pressure into delta T. Second, amount of heat required to raise the temperature of 1 gram by 1 degree Celsius when volume is constant. Means del Q M CV into delta T. एक टर्म आता है लेटेंट हीट. सुना है लेटेंट हीट का नाम? यस सर. हेलो, यस सर. Yes, sir. latent heat, amount of heat required to raise the temperature of amount of heat required to change the phase, change the phase without any change in temperature. Like solid, 0 degree ice 0 degree water में कन्वर्ट हो जाएगा. फेज चेंज हो रही है लेकिन टेम्परेचर में चेंज नहीं है. 100 डिग्री वाटर 100 डिग्री वेपर में कन्वर्ट होगी. फेज चेंज हो रहा है विदाउट चेंज इन टेम्परेचर. सो दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट. आ रही बात समझ में? यस सर. तो लेटेंट हीट इज इक्वल टू M into C. यहां टेम्परेचर नहीं लेते हैं. वेयर C, दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट. एक टर्म आता है वाटर इक्विवेलेंट. वाटर इक्विवेलेंट को हम डिफाइन करते हैं, ये कैलोरीमेट्री में हमें बताना होता है.
is defined as the mass which requires the same amount of heat as is required by the given body for the same rise टेम्परेचर। देखो वाटर इक्विवेलेंट को ऐसे समझना है, देखो डेफिनेशन में क्या लिखे हैं, इज डिफाइंड एज द मास, वाटर के इक्विवेलेंट मास, डिफाइंड एज द मास which required, water equivalent is defined as the mass which required the same amount of heat as is required by the given body for rise the temperature, same range of temperature, same rise of temperature। मतलब वाटर को जितना हीट रिक्वायर्ड है, कितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर लें जिसमें किसी बॉडी को जितना हीट रिक्वायर्ड होगा उतने ही वाटर को हीट रिक्वायर्ड होगा, तो उस क्वांटिटी ऑफ वाटर, दिस इज कॉल्ड वाटर इक्विवेलेंट। चलो फिर से बताओ सर ये वाला एक बार। देखो ऐसे समझो, जैसे डेल क्यू इज इक्वल टू एम सी इंटू डेल्टा टी। ये एम क्या है, मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, एम दिस इज कॉल्ड मास ऑफ द बॉडी। सेम अमाउंट ऑफ हीट के लिए क्वांटिटी कितनी, क्वांटिटी ऑफ वाटर के रिक्वायर्ड है। टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए मतलब कितना मास चाहिए वाटर का? देखो सेम टेम्परेचर, सेम अमाउंट ऑफ हीट किसी बॉडी को जितना चाहिए, जैसे हमने मान लिया कि एक बॉडी है, उसको हमें 10, मतलब इसके मास है लाइक 10 ग्राम और इसको हीट रिक्वायर्ड है 10 जूल। तो 10 जूल हीट वाटर को देने के लिए वाटर कितनी क्वांटिटी में हमें लेना पड़ेगा? बात समझ में आ रही है तुम्हें? यस सर। देखो एक बार समझो, जैसे डेल क्यू इज इक्वल टू एम सी इंटू डेल्टा टी, वेयर सी एम इज द मास ऑफ द किसी बॉडी है और डेल्टा टी इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर। देखो सेम टेम्परेचर डिफरेंस और सेम हीट रिक्वायर्ड होने के लिए बॉडी हम लाइक हमें 10 जूल का हीट रिक्वायर्ड है और टेम्परेचर डिफरेंस हमें गिवन है 10 जूल के लिए। जैसे हमने बॉडी का मास अगर हम 10 ग्राम लेते हैं तो इतने ही हीट के लिए वाटर कितनी क्वांटिटी में हमें लेना पड़ेगा, तो दिस इज कॉल्ड वाटर इक्विवेलेंट। बात समझ में आ रही है? यस सर। क्या कार्तिक क्या बोले? ये सर क्लियर है। मतलब हमें वाटर इक्विवेलेंट मींस क्वांटिटी ऑफ वाटर, कितना हमें चाहिए, जितना किसी बॉडी को हीट करने में जितना टेम्परेचर चाहिए और जितनी हीट चाहिए उतने हीट वाटर को देने के लिए वाटर कितनी क्वांटिटी में हमें लेना चाहिए, तो दिस इज कॉल्ड वाटर इक्विवेलेंट। आ गया समझ में सबको? सर डाउट है लेटेंट हीट में। सर आपने जो सर फॉर्मूला लिखा है सर उसमें जो आपने सर मार्क करा है एज लेटेंट हीट वो सर सी है ना? सी, लेकिन लेटेंट Okay, हीट sir. देखो तुम नॉर्मल अगर तुम लोगे तो नॉर्मल तुम सी जो लेते हो तो इसका यूनिट तुम क्या लिखोगे? जूल। अगर हम एसआई यूनिट्स में लेते हैं तो जूल अपॉन मास अपॉन टेम्परेचर डिफरेंस केजी -1 डिग्री सेल्सियस -1, यही लोगे ना सी का। यस सर। अब तुम यहां पर देखो
कि यहां जो C की वैल्यू हमें चाहिए वो हमारा कितना चाहिए, ये ऑलरेडी इसमें टेम्परेचर इंक्लूडेड है, मीन्स यहां जो C तुम लोगे वो होगा जूल केजी इनवर्स, डिग्री सेल्सियस इनवर्स नहीं, क्योंकि हमें Q के इक्वल चाहिए, जूल चाहिए यहां, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस तो तुम ले नहीं सकते हैं। तो यहां जो C जो लेटेंट हीट है उसका यूनिट होगा जूल केजी इनवर्स, बट यहां जो C होगा स्पेसिफिक हीट वो जूल केजी इनवर्स डिग्री सेल्सियस इनवर्स होगा। मतलब सर जो अरे बात समझ में, C है उसका सर वो ये C है वेरी स्पेसिफिक करता हीट, रहता है। इसको ऐसे कर लो ना, S कर लो, इसको S कर लो, लेटेंट हीट। अरे बात समझ में, हाँ जी सर। यहां पर जो तुम यूनिट लोगे तो C का यूनिट स्पेसिफिक हीट का क्या लोगे, जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, बट यहां पर तुम देखो तो लेटेंट हीट का फॉर्मूला, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस यहां नहीं लेते हैं, तो S क्या लोगे, जूल अपॉन केजी, जूल केजी इनवर्स लेना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। वाटर इक्विवेलेंट सबको क्लियर है या किसी को डाउट है? क्लियर है, हाँ क्लियर है सर। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट। अब हम आ जाएं कैलोरीमेट्री, एक प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। heat loss by the hotter body is equal to the heat gain by water, मतलब सिंपल बोल सकते हैं बाय कोल्डर। अब इसको समझना है, इसको मतलब सिंपल प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री होता है हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। अब कैलोरीमीटर क्या होता है, ये डिवाइस होती है जो हीट को मेजरमेंट करे, कैलोरी का मतलब यूनिट ऑफ हीट, तो ऐसी डिवाइस जो हीट की मेजरमेंट करता है इसको हम बोलते हैं कैलोरीमीटर। जैसे लाइक ये कैलोरीमीटर है, कैलोरीमीटर में जैसे हम पानी डालेंगे ना तो ठंडा नहीं होगा, इंसुलेटेड होती है, जैसे तुम थर्मस में कैसे डालते हो, समझ में आ रहे हैं। यहां वाटर है, वाटर, और ये डिवाइस है कैलोरीमीटर, और एक हम ले रहे हैं हॉटर बॉडी, ये टेम्परेचर T1, ये वाटर है इसकी टेम्परेचर T2, और एक कॉमन टेम्परेचर हम T ले रहे हैं। अब देखो यहां पर नोटेशन लिखेंगे, MB मास ऑफ हॉटर बॉडी, T1 टेम्परेचर ऑफ हॉटर बॉडी, T2 टेम्परेचर ऑफ water and calorimeter. T, this is called common temperature. MW
mass of water, mc mass of calorimeter. Cb specific heat of hotter body. Cw specific heat of water. Cc specific heat of calorimeter. देखो जैसे वाटर का टेम्परेचर कम है और जो हॉटर बॉडी है उसकी टेम्परेचर ज्यादा है। लाइक हमने एज्यूम कर लिया वाटर है 25 डिग्री सेल्सियस पे और हॉटर बॉडी है 80 डिग्री सेल्सियस पे। अगर हम हॉटर बॉडी को वाटर में रखेंगे तो इसके टेम्परेचर ये लूज करेगा टेम्परेचर और वाटर टेम्परेचर गेन करके हो सकता है 30 आ जाए, 35 हो जाए और ये टेम्परेचर लूज करके हो सकता है 50 पर 40 पर आ जाए। तो हॉटर बॉडी टेम्परेचर लूज करेगा, हीट लूज करेगा और जो वाटर है वो टेम्परेचर गेन करेगा। तो एक कॉमन टेम्परेचर आ जाएगा जब ये फॉल होकर टी तक आ जाए, ये राइज होकर टी तक आ जाए। तो टी दिस इज कॉल्ड कॉमन टेम्परेचर। आ रही बात समझ में? यस सर। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे हीट लॉस बाय हॉटर बॉडी। हीट लॉस बाय द हॉटर बॉडी। सर जी हाँ बोलिए। सर क्या आपने कोल्डर बॉडी को सर वाटर माना है? वाटर? हाँ जी सर। वाटर लिया है, ठीक है। ओके सर। The heat loss by the hotter body. Happy New Year. हैप्पी न्यू ईयर सर। Mass of body, a specific heat of body, temperature difference T1 से T आ जाएगा। Heat gain by water MW CW T1 से T2, क्योंकि ये लोअर से T तक आएगा, ये हायर से T तक आएगा। Heat gain by calorimeter MC CC T माइनस अब T2, दोनों को इक्वेट, ये दोनों सम इसके इक्वल आएगा। आगे बढ़े हैं। यस। तो हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। हीट लॉस इज m mass of the body, specific heat of the body, temperature difference। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना आएगा? T1 माइनस अब T। मास ऑफ वाटर, specific heat of water, temperature difference T minus of T2, mass of calorimeter, specific heat of calorimeter, temperature difference is T minus of T2। इसमें तुम्हें जैसे स्पेसिफिक हीट बॉडी का कैलकुलेट करना हो तो हम लिखेंगे MW MB CB T1 माइनस of T। अगर T माइनस of T2 हम कॉमन ले लें तो MW CW MC CC, तो CB is equal to MW CW MC CC upon MB T1 minus of T into T minus of T2। This is the specific heat of the body। तुम्हें जो वैल्यू कैलकुलेट करना है, जो नहीं दिया है, जो फाइंड आउट करना है, इस फॉर्मूला से तुम कैलकुलेट करो। सिंपल हीट लॉस हीट गेन के इक्वल करोगे। आ रही बात समझ में? यस सर। अब जैसे हम इसमें
एक चीज हम डिस्कस करेंगे, वाटर के लिए टेम्परेचर और टाइम का ग्राफ। मतलब यही हम 3 फेज ऑफ वाटर इसको हम बताते हैं, 3 फेज ऑफ वाटर। लाइक दिस एक्सेस में हमने टेम्परेचर लिया और दिस एक्सेस में हम टाइम को लेंगे, टाइम इन मिनट, और यहां हम टेम्परेचर ले रहे हैं। माइनस ये नेगेटिव, ये 0 डिग्री, यहां हमने 100 डिग्री लिया। ये आइस फेज है, जैसे -10 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, मोर देन 100। तो -10 से जैसे 0 डिग्री तक आएगा, तो यहाँ स्पेसिफिक हीट की जरूरत होगी। फिर 0 डिग्री आइस 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट होगा, तो यहां टर्म आएगा लेटेंट हीट। टाइम तो लग रहा है, लेकिन फेज चेंज हो रही है विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि टाइम मिनट में लग रहा है, मेल्टिंग हो रही है। फिर जब आइस वाटर में कन्वर्ट हो गया, तो 0 डिग्री वाटर 100 डिग्री वाटर तक है। फिर यहां पर वाटर अब वेपर में कन्वर्ट होगा विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, तो वेपर फेज होगा। तो यहां पर तुम देखो फेज चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर में चेंज है, तो यहां तुम स्पेसिफिक हीट यूज करो। यहां फेज चेंज हो रहा है विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, तो यहां लेटेंट हीट यूज करेंगे। फिर यहां चेंज हो रही टेम्परेचर विदाउट चेंज इन फेज, तो यहां स्पेसिफिक हीट यूज करेंगे। यहां टेम्परेचर में चेंज नहीं है, फेज चेंज है, तो यहां लेटेंट हीट यूज करोगे। आ रही बात समझ में? Yes, sir. हेलो, क्या? हेलो, हेलो, Clear है sir. अगर है यहां हमें हीट कितनी रिक्वायर्ड होगा, तो डेल Q1 इज एम सी इंटू डेल्टा टी यूज करोगे। यहाँ सी स्पेसिफिक हीट आइस के लिए दिया होगा, और ये मास ऑफ आइस है। यहाँ जो हीट रिक्वायर्ड है डेल Q2 इज एम इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आइस मेल्ट कर रहा है, वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मास ऑफ आइस। यहाँ 0 डिग्री टू 100 डिग्री सेम फेज में है, विदाउट फेज चेंज, सेम फेज में है, टेम्परेचर चेंज हो रही है, तो यहाँ हीट रिक्वायर्ड होगा एम सी डेल्टा टी। यहाँ स्पेसिफिक हीट वाटर का लोग, यहाँ फेज चेंज हो रही विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, तो यहाँ हीट लेना है m इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आया समझ में? Yes. आगे बढ़े। Yes. अब देखो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर दूंगा, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कैसे हमें इसको यूज करना है। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन मैं पहले दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन मिला, एक बार रीड करो।
तुम फॉलो करो, इसी से सारा क्लियर हो जाएगा। देखो तुम्हें क्या गिवन है, माइनस ऑफ 12 डिग्री सेल्सियस। देखो स्टेप एक मैं लिख रहा हूं, यहां पर स्टेप को समझना है। जैसे तुम्हें -12 डिग्री सेल्सियस आइस को तुम्हें वेपर में कन्वर्ट करना है, यही हमारा क्वेश्चन है। -12 डिग्री सेल्सियस आइस को पहले तुम्हें 0 डिग्री सेल्सियस आइस में कन्वर्ट करना है। 0 डिग्री आइस को तुम्हें 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट करना है। 0 डिग्री वाटर को अब हमें 100 डिग्री वाटर में कन्वर्ट करना है। 100 डिग्री वाटर को हमें 100 डिग्री वेपर में कन्वर्ट करना है। तो कितनी हीट रिक्वायर्ड, यही है ना हमारा क्वेश्चन। यहां पर लिखोगे डेल Q1, मास कितना है 3। तुम देखो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू तुम्हें गिवन है आइस का 2100 और डेल्टा टी 0 माइनस अप 12 मींस प्लस अप 12 जूल में आते हैं। अब 0 डिग्री आइस 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हीट हमें चाहिए डेल Q2 m। अब यहां पर तुम्हें लेटेंट हीट यूज करना है हीट आइस का, तो लेटेंट हीट ऑफ आइस ऑफ फ्यूजन इज 3.35 10⁵ अब 0 डिग्री वाटर को 100 डिग्री वाटर में कन्वर्ट करना है, डेल Q3 m। सी वाटर का तुम्हें यूज करना है, तो 4186 टेम्परेचर डिफरेंस 100 माइनस अब 0 जूल में आते हैं। अब 100 डिग्री वाटर 100 डिग्री वेपर में कन्वर्ट करना है स्टीम में, तो डेल Q4 m is 3 C is 2.256 10⁻6 into इस लेटेंट हीट है यहाँ, ये जूल में आ गए। सबको सम कर लो, आया समझ में? तो सम करना है सबका, सबको सम करोगे तो इतने ही हीट तो रिक्वायर्ड होगा -12 डिग्री आइस को 100 डिग्री स्टीम में कन्वर्ट करने में। ओके सर। आए बात समझ में? यस सर। नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन और करा दूं इसका। हेलो, यस सर, करवा दो। एक हम भेज रहे हैं तुम्हें क्वेश्चन नंबर 17। हमें क्वेश्चन में गिवन है when 0.15 kg of ice at 0 degree is mixed with 0.30 kg of water at 50 degree in a container, the resulting temperature means this is the common temperature। यहाँ आइस लो टेम्परेचर पर है, वाटर हाई पर है। तो जैसे आइस को तुम वाटर में डालोगे तो आइस के टेम्परेचर जो मेल्टिंग होने के बाद उसके टेम्परेचर राइज करने लगेगा, वाटर का टेम्परेचर फॉल करने लगेगा। तो एक कॉमन टेम्परेचर तुम्हें 6.7 डिग्री है। कैलकुलेट द हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, लेटेंट हीट नहीं, हीट ऑफ फ्यूजन पूछा है, सॉरी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पूछा है इसमें आइस के लिए। हमें स्पेसिफिक हीट हमें गिवन है। देखो पहले 0 है इस क्वेश्चन में, अगर तुम देखो तो पहले हमें क्या है, कॉमन एक टेम्परेचर तक आना है। 0 डिग्री सेल्सियस आइस को 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट करना है, तो m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब 0 डिग्री वाटर को 6.7 डिग्री सेल्सियस वाटर तक लाना है मेल्ट कराकर, और यहां नीचे जो वाटर है वो 50 डिग्री सेल्सियस पर है।
इसको ये टेम्परेचर इसका फॉल होकर कॉमन टेम्परेचर तक आएगी, तो यहां से हीट गेन हो रहा है और यहां हीट लूज करते हैं, यहां हीट लूज हो रही है, तो हमें हीट लॉस हीट गेन के इक्वल करना है। आ रही बात समझ में? सर ये समझ में नहीं आया। देखो 0 डिग्री आइस है, 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट किया, 0 डिग्री सेल्सियस पे, और एक आइस हमने 0 डिग्री पर डाल दिया, तो वाटर क्या करेगा? अपने टेम्परेचर लूज करेगा, करेगा? हेलो, हेलो, यस Yes, सर sir. करेगा। तो वाटर का टेम्परेचर फॉल होकर 6.7 तक आएगी, तो आइस को मेल्ट कराकर 6.7 तक लाना होगा ना, तभी तो दोनों का हीट को इक्वेट करोगे, क्योंकि 6.7 इज द कॉमन टेम्परेचर, ये क्वेश्चन में मेंशन कर दिया। मतलब वाटर का टेम्परेचर फॉल होकर 6.7 तक ही आ सकता है, इससे ज्यादा फॉल नहीं होगा। तो वाटर ने तो टेम्परेचर लूज किया है, हीट लॉस कर रहे हैं, लेकिन आइस तो हीट गेन कर रही है ना। हेलो, ओके यस सर समझ में आ गया। हीट लॉस हीट गेन के इक्वल करो, तो हीट गेन कितने हैं? m into L latent heat of fusion plus m into 6. m into C specific heat water का तुम्हें गिवन है 4186 और टेम्परेचर डिफरेंस 6.7 माइनस ऑफ 0, हीट गेन हीट लॉस जो हमारा वाटर है वो 0 पॉइंट, जो आइस है ये सभी जो मास तुम डाल रहे हो ये मास सभी आइस का है 0.15, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 0.15, यही आइस मेल्ट कर गया, तो क्वांटिटी तो सेम है, लेटेंट हीट इज 4.86, टेम्परेचर डिफरेंस इज 6.7, हीट लॉस कितना हो रहा है? तो वाटर हीट लॉस को करेगा, तो मास ऑफ द वाटर तुम्हें गिवन है 0.30 इनटू सी स्पेसिफिक हीट वाटर का है 4816 इनटू टेम्परेचर डिफरेंस तो 50 माइनस 6.7, दोनों को इक्वेट कर दो, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। एल की वैल्यू नहीं आ जाएगी लेटेंट हीट? आ जाएगी सर। यस आया सर। समझ में? यस सर। तो एक क्वेश्चन मैं इसी से रिलेटेड तुम्हें होमवर्क में दूंगा, तुम लोग पहले ट्राई करके आओगे, तब तक हम आगे प्रोसीड करते हैं सिलेबस को। ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन ही है। प्रज्ञा, यस सर। इस टाइप का क्वेश्चन नीट वगैरह में बहुत आता है, ठीक है? हाँ जी सर। इस क्वेश्चन एक मैंने भेज दिया, इसको ट्राई करना, तब तक हम आगे सिलेबस को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हमारा है मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। One is called conduction, second is called convection, and third is called radiation. This is the three mode of transfer of heat. एक इसमें एक टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, लेकिन इस बार सिलेबस से काट दिया है, तो उसको छोड़ दो ना अभी, कि कराऊं? सर इंटरलिंक है तो करा दो, अगर लिंकिंग है तो सर फिर क्या फायदा ही क्या है? डेरिवेशन है, लेकिन उससे न्यूमेरिकल है, इजी बनता है, कोई मुश्किल नहीं है।
mode of transfer of heat. First, this is called conduction. Second is called convection. And third is called radiation. First हम लेंगे conduction. Is that mode of transfer of heat in which the heat is transferred from particle to the particle without any actual movement of the particle. Conduction is that mode of transfer of heat in which heat is transferred from particle to particle without any actual movement of the particle. Conduction normally हम क्या लेते हैं? Solid conducting body में. जैसे like यहाँ की टेम्परेचर अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो ऑटोमेटिक यहाँ से हीट की ट्रांसफर होगा. हो सकता है यहाँ के टेम्परेचर आ जाए 60 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हीट कुछ हीट जो है वो सराउंडिंग को लॉस हो, कुछ हीट सराउंडिंग में लॉस होगी और रिमेनिंग हीट यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा. तो इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल जब भी सॉलिड है तो पार्टिकल का मूवमेंट नहीं हो रही है, एनर्जी मिल रहा है, पार्टिकल अपने मेन पोजीशन पे केवल ऑसिलेट कर रहे हैं और एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है. कोलिजन हो रही है, कोलिजन के कारण एनर्जी के ट्रांसफर हो रहा है. पार्टिकल मूव नहीं करता है कंडक्शन, क्योंकि सॉलिड बॉडी में अगर कंडक्शन में पार्टिकल का मूवमेंट होगा तो इसकी तो लेंथ बढ़ती चली जाएगी. आई बात समझ में? Yes, sir. जैसे तुम देखो, हमने ब्रिक्स लिया, बहुत सारे ब्रिक्स. अगर हम इसे यहां से पुश करेंगे तो ये इसको कोलाइड करके यहां मूव करेगा, ये इसको कोलाइड करके यहां मूव करेगा, इसको कोलाइड करेगा, लेकिन ब्रिक्स तो अपने पोजीशन पर है, केवल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है. तो कंडक्शन में पार्टिकल का मूवमेंट पार्टिकल केवल मेन पोजीशन पर ऑसिलेट करेगा, एक्चुअल पार्टिकल का मूवमेंट नहीं हो रही है. आई बात समझ में? हेलो, Yes, sir. आगे बढ़े. Yes, sir. Second is convection. Is that mode of transfer of heat in which heat is transferred from particle to the particle with actual movement of the particle. जैसे कन्वेक्शन का मतलब क्या है? फ्लूइड से हीट ट्रांसफर थ्रू लिक्विड और गैस, तो इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन. ठीक है. Yes, sir. थर्ड इज जैसे वाटर का फ्लो हो रहा है तो हीट की ट्रांसफर हो रहा है वाटर फ्लो से, लेकिन पार्टिकल भी यहां मूव कर रहे हैं. जैसे विंड ब्लो होती है, नहीं बोलते हैं गर्म हवा चल रही है, तो पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है और हीट की ट्रांसफर हो रही है. थर्ड इज द रेडिएशन. इज दैट मोड ऑफ transfer of heat in which heat is transferred from
source to the surrounding without any actual movement of the source. Like तुम एग्जाम्पल में क्या लोगे? Source is the sun, a surrounding is the medium. तुम देखो, जो लाइट के लिए, लाइट को ट्रेवल होने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, तभी तुम देखोगे स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में मैक्सिमम होती है। तो हीट की ट्रांसफर सोर्स से, सन से अर्थ की होती है, लेकिन इसके लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड रेडिएशन। मीन्स फॉर कंडक्शन एंड कन्वेक्शन medium is required, but no medium is required for radiation. आई बात समझ में? Yes, sir. कंडक्शन, समझ लो एयर के थ्रू ट्रेवल करती है हीट। हाँ, तो एयर वैक्यूम नहीं है। नॉर्मली हम वैक्यूम बोल रहे हैं, एयर इज द मीडियम, तो वो कन्वेक्शन हो गई। लेकिन जो सनलाइट आ रही है उसके लिए कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है। स्पीड ऑफ लाइट के लिए कभी भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होती है। लेकिन तो सेम है, जो सन से हीट आ रही है उसके लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है। विदाउट एनी मीडियम हीट ट्रांसफर हो रही है। आ रही बात समझ में? यस सर। क्योंकि वैक्यूम में भी ट्रेवल कर रहा है, तभी तो तुमने स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में नहीं हम लेते हैं 3 × 10⁸ मैक्सिमम वैल्यू तो वैक्यूम में ही होती है। तो रेडिएशन के लिए कंपल्सन नहीं है कि मीडियम होनी चाहिए, लेकिन कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए मीडियम कंपल्सन है। कंडक्शन थ्रू द सॉलिड, जैसे एक हमने थिक वॉल लेते हैं, ये वॉल है, देखो जैसे हमने थिक एक वॉल लिया, ये थिकनेस हो गई डेल्टा एक्स, यहाँ के टेम्परेचर T1 है, यहाँ के टेम्परेचर T2। दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मीन्स del Q by delta T। दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ heat। डेल्टा एक्स थिकनेस, A area of cross section, T1 T2 temperature of the two sides of the wall। Del Q by delta T directly proportional to area of cross section, means more area of cross section, more transfer of heat, means del Q by delta T directly proportional। हमने एज्यूम कर लिया T1 greater than T2, means heat का flow from this side to this side, more temperature difference, more transfer of heat।
del Q by delta T, inverse of thickness. More thickness, less transfer of heat. अगर हम यहां समझ में आ गया, वॉल जितना तुम देखते हो गर्मी के टाइम में अगर दीवार पतली होती है तो गर्म रूम ज्यादा होता है, दीवार जितनी मोटी होती है गर्म उतना कम होता है रूम। तभी तुम देखो टॉप फ्लोर वाला ज्यादा गर्म होता है रूम, थिकनेस कम तो ज्यादा हीट के ट्रांसफर। ये टेम्परेचर डिफरेंस वाला फिर से बता दो एक बार। अगर दोनों साइड के वॉल, अगर दोनों साइड का टेम्परेचर अगर सेम है तो हीट के ट्रांसफर नहीं होगा, अंदर और बाहर दोनों का इक्वल टेम्परेचर होगा। तो जहां का टेम्परेचर जितना ज्यादा होता है वहां से कम की तरफ हीट के फ्लो होता है। करंट नहीं पढ़े हो, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर करंट का फ्लो होता है। तो पोटेंशियल हम लेते हैं टेम्परेचर के फॉर्म में, हीट के फ्लो हमेशा हायर से लोअर में होती है। अरे बात समझ में? अगर हम तीनों को कंबाइन कर लें तो del Q by delta T directly proportional to A delta T temperature difference upon delta X, means del Q by delta T is equal to Ka delta T by delta X, where K this is called coefficient of thermal conductivity. आए समझ में? यस सर। हेलो, हाँ, ये चैप्टर खत्म हो गए। इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन अगली क्लास में कराकर थर्मोडायनामिक्स पर आ जाएंगे। सर क्वेश्चन भेज ही दो सर आप, या फिर हाँ, 1-2 क्वेश्चन करा दूंगा ना, मेथड वही है। अच्छा ओके सर। ठीक है, तो अपने सामने कराऊंगा, फालतू में टाइम लेकर बैठे रहोगे अगर नहीं वो सॉल्व, और टाइम ज्यादा लगेगा। उससे अच्छे है कि तुम थ्योरी को अच्छे से रिवाइज कर लो ना। समझ में आ रही बात? मेरे सामने में थोड़ा स्पीड अप हो जाएगा ना, तो 2-3 क्वेश्चन हम कराएंगे, सीधा हम आ जाएंगे दूसरे चैप्टर पर। एनसीईआरटी वाले 2-3 क्वेश्चन को हम देख लेंगे और थर्मोडायनामिक्स से स्टार्ट कर लेंगे अगली क्लास में। ठीक है, ओके सर। Yes.